क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में, कि फोर्स क्या होता है। तो सब लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, फोर्स क्या होता है, पुश करना या पुल करना क्या होता है, फोर्स होता है। तो वही चीज कह रहा है, फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। मान लो तो फोर्स आप लोग जानते हो क्या होता है, न्यूटन होता है। सीजीएस में क्या होता है, डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन। ये यूनिट एंड मेजरमेंट में भी बताया था, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो ये क्या करेगा, स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर सकता है, और में चेंज शेप एंड साइज, शेप और साइज को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। किसकी बात हो रही है, फोर्स की, है ना। उसके बाद इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया का मतलब होता है, इनर्शिया पे बेस्ड ही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। इनर्शिया क्या कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है, ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दिस प्रॉपरली इज कॉल्ड इनर्शिया। अब देखो इनर्शिया 3 टाइप का होता है। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है तो इनर्शिया ऑफ मोशन, और फोर्थ होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो मान लो कि आप बस में बैठे हो, ठीक है, बस में बैठे हो, बस अचानक चलना स्टार्ट होता है, तो तुम्हारी बॉडी किधर जाती है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, पीछे की तरफ जाती है। तो ये क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या इनर्शिया ऑफ मोशन है। और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बता दोगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है कि इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तुम रेस्ट पे हो ना, बस जब रेस्ट पे है तुम भी रेस्ट पे हो, तो जब बस स्टार्ट होगी तो तुम्हारी बॉडी चाहेगी रेस्ट में ही रहना, तो बस आगे बढ़ी, तुम्हारी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती थी, तुम ऐसे पीछे की तरफ हो जाओगे क्योंकि वो आगे जा रहा है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। अगर मैं बोलूँ इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल, तो मान लो बस चल रही है, तो बस चल रही है तो उस समय तुम्हारा बॉडी भी क्या होता है, मूव करते रहता है बस की स्पीड से। लेकिन जैसे ही बस में ब्रेक रखता है तो बॉडी क्या चाहेगा कि हम जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे थे वैसे ही बढ़े। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो बस रुकी हो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बस चल रही हो तो इनर्शिया मोशन, ठीक है। इसके बाद आ जाओगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सबको बात पता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया था वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कह रहा था, वही कहेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा। कब तक, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फर्स्ट लॉ में मोमेंटम का कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो मोमेंटम में हम लोग लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो सबको याद है फॉर्मूला, P बराबर क्या होता है, mv। P क्या है, मोमेंटम, m क्या है, मास, और v क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। बाकी डिटेल में स्लाइड में है, पढ़ लोगे। मोमेंटम में बस P बराबर mv याद रखोगे, ठीक है। आपको ऐसा यूनिट इसका पता होना चाहिए। देखो अगर फॉर्मूला पता है तो यूनिट अपने आप बना दोगे। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट मोमेंटम का क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का डायमेंशन याद रखना, mlt-1। इसके बाद ये समझो मोमेंटम में कुछ कंसेप्ट है, इसको समझो। देखो मान लो कि ये दीवार है ना, और यहाँ पर कोई बॉडी है जिसका मास मैंने क्या लिया है, m लिया है। अब ये बॉल मान लो कि इस दीवार से जाकर टकराया, टकराने के बाद ये बॉडी यहीं पे रुक गया। तो इसका मतलब अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम का मतलब बॉडी जाके रुक गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनल मोमेंटम हो गया जीरो, माइनस इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो बॉडी का मास m है और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। तो इनिशियल मोमेंटम की जगह मैंने क्या रख दिया, mu रख दिया, तो डेल्टा p क्या आ जाएगा, माइनस mu आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसलिए इसको याद रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि ये दीवार है, यहाँ से बॉडी m जा रहा है u स्पीड से। अब ये दीवार पे जाके चिपका नहीं, ये दीवार के साथ उसी स्पीड से इस तरह लौट गया। तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, क्योंकि अब फाइनल वेलोसिटी को इसने u बोला है, तो माइनस mu माइनस, और इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, mu, तो ये क्या आ जाएगा, -2mu। यानी चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा,
2mu। अब मान लो किसी एंगल पे फेंक रहे हो, किसी एंगल पे ऐसे फेंक रहे हो, तो ये कंपोनेंट थीटा है, तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, आप लोग जानते हैं थीटा जिसके साथ लगा रहता है u cos थीटा। अब ऐसे ही यहाँ पर यहाँ से लौटेगा तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा। सेम यही कॉन्सेप्ट लगाओगे तो डेल्टा p जो आ जाएगा -2mu cos थीटा आ जाएगा। तो मोमेंटम का ये 3 केस याद रखना आप, है ना। उसके बाद आ जाता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सबको पता है क्या होता है, नहीं पता है तो आज के बाद नीट के एग्जाम तक भूलना मत। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। यानी यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम को मैंने क्या बोला, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, अप्लाइड फोर्स के, तो फोर्स लिख दिया। अब जब भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, वो कांस्टेंट मैंने के लिखा, तो एफ नेट क्या हो गया, डी अपॉन में डी टी। मोमेंटम की जगह मैंने एम भी रख दिया। आप समझो यहाँ पर मैंने दोनों को वेरिएबल लिया है, तो एक बार क्या किया है, मास को कांस्टेंट लिया है, तो वेलोसिटी को वेरिएबल लिया है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एम डीवी बाई डी टी, प्लस दूसरी बार मैंने क्या किया है, वेलोसिटी को वेरिएबल लिया है और डिफरेंशिएशन किया है एम के रेस्पेक्ट में। लेकिन आप लोग जानते हो ज्यादातर केस में मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो गया, 0। तो यानी हमारे पास एफ नेट क्या बचा, एम डीवी बाई डी टी। काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो एम डीवी बाई डी टी की जगह मैंने ए रख दिया। इसलिए फोर्स का फॉर्मूला आप लोग क्या लिखते हो, एम ए। तो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वहां से मेरे को फोर्स का फॉर्मूला क्या मिल गया, एम ए। ये फोर्स का फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है। अगर v को कांस्टेंट रखेंगे तो v बराबर dm बाई dt आ जाएगा। इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है किसी बॉडी पे शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए लार्ज फोर्स लगे। जैसे मेरे को किसी पे गुस्सा आया, मैंने उसको थप्पड़ जड़ दिया, तो थप्पड़ तुरंत मतलब सेकेंडों में जड़ता है और फोर्स क्या रहता है, ज्यादा रहता है, उसी को इंपल्स बोलते हैं। इंपल्स का फॉर्मूला याद रखोगे, आई से भी नोट करेंगे या डेल्टा पी से, तो एफ डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंपल्स हो गया। ये थोड़ा माइंड में रखना कि डेल्टा पी क्या होता है, एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम। मान लो कि ग्राफ दे दिया फोर्स का और ये टाइम का दे दिया, पूछेगा कि इसमें इंपल्स कितना है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसका एरिया निकाल दोगे तो आप बता दोगे कि इसका इंपल्स कितना है, ठीक है। उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सबको याद होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन का क्या मिलता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। जैसे बचपन में जानते होगे कि वो मेरे को एक थप्पड़ मारा, तो मैं भी क्या करूंगा, उसको एक थप्पड़ मारूंगा, है ना। तो यही कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो पढ़ लो, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लो कि मैं इसको मार रहा हूं ऐसे, तो बताओ यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई है ना, क्योंकि देखो मैं जितना जोर से इसको मारूंगा ना, ये मेरे को उतना ही फोर्स लगाएगा और उतना ही चोट लगेगा। धीरे मारोगे धीरे चोट लगेगा, जोर से मारोगे जोर से चोट लगेगा। तो यही क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज बहुत जगह होता है। जैसे मान लो ये रॉकेट है, तो रॉकेट में क्या होगा, ये रॉकेट ऊपर की तरफ जा रही है, तो नीचे से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, नीचे से गैस निकलेगा। तो जितना स्पीड से नीचे गैस जाएगा उतना ही उस पर रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, तो उतने ही फास्ट ये क्या होगा, रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो रॉकेट प्रोपल्शन में ये कंसेप्ट याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। सबसे ज्यादा जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स। 12th क्लास में पढ़े होंगे न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियस का चैप्टर है उसमें न्यूक्लियर फोर्स आया था, है ना। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आपका नॉर्मल फोर्स आ जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। कल की क्लास में हम लोग फ्रिक्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वीक फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये सबको पता है, ऐसे चैप्टर भी है आपका ग्रेविटेशनल। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में सिर्फ आपको याद रखना है कि 4 टाइप का फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, सबको पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में एफ बराबर क्या होता है, दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, m1 m2। यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल G अपॉन में r स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स सबको पता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G से डिनोट करते हैं। अगर मैं नीचे की तरफ वेट की बात करूं तो कोई भी बॉडी अगर किसी सरफेस पे है तो नीचे हमेशा आपका वेट लगता है। वेट बराबर क्या हो जाएगा, mg। ये सब क्वेश्चन में अभी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स समझो, जैसे मान लो कि ये बॉडी है ना, तो ये बॉडी है और इसका मास m है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। इस mg को बैलेंस कौन करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो यही आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है। बाकी डिटेल में आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक।
ठीक है। उसके बाद देखो यही चीज समझाया गया है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर लगता है, तो हमेशा ऐसे मत समझना नॉर्मल रिएक्शन ये बॉडी है इसके परपेंडिकुलर, यानी ये क्या हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन कब, जब ये इंक्लाइन प्लेन पे होगा तब, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये इसी का फ्री बॉडी डायग्राम है। फ्री बॉडी डायग्राम में ये नॉर्मल रिएक्शन दिखाया गया है और कुछ नहीं है, यहाँ भी फ्री बॉडी डायग्राम में इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन, इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद टेंशन फोर्स क्या होता है, मान लो कि ये आपका दीवार है ना, इससे एक धागा है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से कोई मास लटका हुआ है ना, तो इस मास की वजह से जितना इसका वेट होगा इस धागे में क्या होगा, टेंशन लगेगा। तो टेंशन हमेशा बैलेंस करेगा इस mg वेट को, तो ऊपर अगर टेंशन mg के बराबर है तभी ये मास क्या होगा, स्थिर रहेगा। अगर mg ज्यादा हो गया तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो याद रखना जब भी टेंशन की बात करें तो टेंशन हमेशा mg के बराबर होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेंशन फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जान जाना, स्प्रिंग में लगता है, आप लोग पढ़े होंगे डिटेल में। मान लो कि ये स्प्रिंग है, अगर इसको इलोंग कर दिया, खींचा तो मान लो इसमें चेंज कितना है, डेल्टा एक्स। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। माइनस क्यों लगाया, जैसे मान लो ये है, इसको मैंने खींचा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन ले जा रहा हूं, छोड़ूंगा तो अपने आप आ जाएगा, दबाऊंगा तो अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए इसको माइनस लिखते हैं। स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो स्प्रिंग फोर्स में सिर्फ ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, वही चीज बताया गया है, ये बॉडी कैसे बैलेंस है, T1 है, नीचे mg लग रहा है, इधर टेंशन T2 लग रहा है। देखो जब भी मास और धागा चेंज करोगे टेंशन चेंज हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो ये कॉन्सेप्ट है, मान लो कि एक m1 बॉडी है, एक m2 बॉडी है, एक m3 बॉडी है, तो मान लो इसमें टेंशन T1 लग रहा है, तो इसमें टेंशन जो T1 लग रहा है ये धागा m1 m2 m3 तीनों को बांधे हैं, तो टोटल टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, सबका मास वेट के बराबर। तो सब वेट के लिए सबके मास को ऐड करो, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी कर देंगे। अगर T2 टेंशन की बात करोगे तो T2 के नीचे कितना मास है, 1 2, तो इसलिए m2 प्लस m3 इंटू जी कर दोगे। अगर मैं T3 की बात करूं तो इसके साथ एक ही मास लगा है, तो T3 क्या हो जाएगा, m3 और इंटू जी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग आ गया, आपको पता है अगर सीरीज में होगा तो सीरीज का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन में k इक्विवेलेंट 1/k1 प्लस 1/k2। जो रेगुलर बैच में पढ़े होंगे उनको डिटेल में बताया गया है। ये दो स्प्रिंग के लिए शॉर्टकट फार्मूला क्या लगाओगे, k इक्विवेलेंट। जब इसको एडजस्ट करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और दोनों को जोड़ देना, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आ जाएगा। सेम चीज रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर ये सब पढ़ोगे तो आएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अगर ये किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल वाला तो और सिंपल होता है, सबको जोड़ दो, k इक्विवेलेंट निकालेंगे तो k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डॉट डॉट, ये आपका इस कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग आ गया है ना। उसके बाद लिक्विड जेट क्या होता है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर मान लो एरिया है, मास दे रखा है लिक्विड का, अगर ये दीवार से टकरा रहा है तो वाल पे फोर्स कितना लगाएगा, रो ए यू स्क्वायर। रो आपका डेंसिटी, ए एरिया, यू का मतलब स्पीड। ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ये कभी पूछा नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना आप, ठीक है। ये भी देख लेना, जैसे ये धागा है तो टेंशन इसमें कितना आएगा, जितना ये लेंथ दे रखा है F/L फोर्स पर यूनिट लेंथ, और L में से माइनस x कर दोगे, जितना दूरी पे ये बोलेगा उस x की वैल्यू माइनस कर दोगे तो वहां पे टेंशन आ जाएगा। पुली ब्लॉक सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। पुली ब्लॉक सिस्टम नीट में हर एक साल इससे फंसाता है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। पुली ब्लॉक सिस्टम क्या है, मान लो कि ये आपका पुली है, इस पे 2 मास लटका हुआ है, तो 2 मास लटका हुआ है, तो देखो यहाँ पर टेंशन, ये बोलेगा कि ये मासलेस है, मतलब ये क्या है, मासलेस है, तो इसमें टेंशन इक्वल रहता है। तो यहाँ पर m1 है तो नीचे की तरफ बताओ क्या लगेगा, m1g, और यहाँ पर क्या लगेगा, m2g। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो m2 है वो m1 से क्या है, ज्यादा है। तो अगर m2 m1 से ज्यादा है तो ये देखो इसमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलेगा, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, जो मास ज्यादा होगा उसमें से माइनस कर देना, यानी m2 माइनस m1, और नीचे दोनों को ऐड करके g से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर कहेगा ये टेंशन कितना है, तो टेंशन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, और इसको g से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस धागे का टेंशन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब इस टाइप का फिगर आएगा तब। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इस वाला ऐसे सिस्टम है ना, तो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, नीचे की तरफ क्या लगेगा, m1g।
एक्सेलरेशन ए, ये एक्सेलरेशन ए से आ रहा है, तो यहाँ पर अगर टेंशन निकालेंगे तो टेंशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये वाले टेंशन की बात कर रहे हैं, तो इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वही टेंशन के बराबर हो जाएगा। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये वाला टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, m1g के। तो अगर आपको कंबाइंड एक्सेलरेशन बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, m1 में g से मल्टीप्लाई कर दो, m1g अपॉन में m1 प्लस m2। अगर टेंशन की बात करेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ो और g से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा अभी क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी में याद रखना, जैसे मान लो कि m1 m2 है, m3 m4 कितना भी मास दे, है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले फोर्स दिया रहेगा क्वेश्चन में और इस दोनों का मास दिया रहेगा, तो सबसे पहले क्या करोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास, तो फोर्स टोटल मास m1 m2, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल दोगे। एक्सेलरेशन निकालने के बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और जो पूछा है वो हम निकाल देंगे, अभी क्वेश्चन में करूंगा। ऐसे ही मान लो 3 बॉडी के लिए है, तो पहले एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन के बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, जहां आपको नॉर्मल रिएक्शन पूछा है वहां को बैलेंस करके नॉर्मल रिएक्शन निकाल दोगे। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इतना तो जरूर समझ में आ रहा होगा कि मैं एक्सेलरेशन कैसे निकाल रहा हूं, क्योंकि अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस बॉडी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है, किस बॉडी के बीच में टेंशन पूछ रहा है, तो उस समय आपको समझ में ज्यादा डिटेल में आएगा। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी का मतलब है अब बॉडी क्या है, कंबाइंड नहीं है, अलग अलग है, तो उस केस में भी यही करेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन में मास आपको याद रखना है। 3 बॉडी है तो m1 प्लस m2 प्लस m3 कर देंगे, है ना। उसके बाद मैन केज प्रॉब्लम है, मैन केज प्रॉब्लम ये आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर टेंशन निकालना है तो देखो मैन केज प्रॉब्लम में मान लो कि इसका मास क्या है, m है और मैन का मास m है, दोनों मास को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, g टेंशन आ जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन बोलेगा तो माइनस कर देंगे, टेंशन बोलेगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव स्लिपिंग, रिलेटिव स्लिपिंग में आपको फॉर्मूला याद क्या रखना है कि मान लो ये m है, ये एक्सेलरेशन ए से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, कब, जब फोर्स लगा रहे हैं, और इसका मास m है, तो जो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, m प्लस m, g आता है लेकिन इसका कंपोनेंट लेंगे तो g tan थीटा आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इसमें क्या हो जाएगा, g tan थीटा। तो फोर्स निकालने के लिए इसी g tan थीटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टाइप का बॉडी आएगा तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, m1 अपॉन में m2 इंटू g। अगर ऐसा रहेगा तो कंपोनेंट आ जाएगा थीटा, थीटा की जगह cot थीटा प्लस 1। ये आपको फॉर्मूला ऐसा डायग्राम दिखे तो ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। लिफ्ट प्रॉब्लम है, तो लिफ्ट प्रॉब्लम में आपको ये मान लो कि कोई मैन है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन और mg बैलेंस रहेगा, तो n बराबर mg हो जाएगा। अगर मान लो लिफ्ट भी एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन इसका बॉडी प्लस ये जिस स्पीड से नीचे आ रहा है उसको ऐड कर देंगे, तो mg प्लस a, इससे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस कर देंगे, g माइनस a। स्यूडो फोर्स क्या होता है, स्यूडो फोर्स में आपको इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम याद रखना है। इनर्शियल फ्रेम होगा तो न्यूटन्स लॉ क्या होगा, अप्लीकेबल होगा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। बस इस स्लाइड में यही याद रखो कि अगर स्यूडो फोर्स आएगा, स्यूडो फोर्स का मतलब होता है झूठा फोर्स, छलवा फोर्स, तो उस केस में आपको इनर्शियल फ्रेम का मतलब समझना है कि लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब समझना है कि लॉ ऑफ मोशन नॉट वैलिड है। बस इतना याद रखो, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस कैसे करेंगे क्वेश्चन में देख लेंगे, यहाँ से टेंशन, ये अभी ये सब क्वेश्चन का पार्ट है ना।